अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ को और काफ़ी ज़्यादा एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम को पकड़ेंगे और उसके अंदर नेस्टेड इफ के इस्तेमाल को पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ क्या होता है? अगर हम एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाएं, मतलब एक पेरेंट इफ़ के अंदर एक चाइल्ड इफ़ को यूज़ करें तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर। अगर हम नेस्टेड इफ़ या इफ़ एल्स के सिस्टम से थक चुके हैं और बार स्टेटमेंट्स को लिखकर थक चुके हैं, हम सारी स्टेटमेंट को एक ही सिंगल लाइन के अंदर लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका आंसर भी काफ़ी हद तक सही आता है, लेकिन काफ़ी जगह वो प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स कर देता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम बनाएंगे कैलकुलेटर को, जो कि प्रोग्रामिंग को काफ़ी ज़्यादा ईजी करता है। और स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने का मकसद सिर्फ तब भी होता है जब आपको पता हो कि एग्जैक्ट कितनी कंडीशन आपने रन करनी है, लेकिन ये इतना सूटेबल मैथड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इफ एल्स इफ के। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज के पहले प्रोग्राम के अंदर हम पढ़ेंगे स्विच का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विच के स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें, और हम एल्स इफ़ एल्स की जगह इसको क्यों लगाते हैं। सबसे पहले मैंने stdio.h लगा दी, जिसके अंदर printf और scanf के फंक्शन स्टोर होते हैं। फिर मैंने लगा दिया conio, जिसके अंदर getch, और फिर math.h, जिसके अंदर स्क्वायर रूट, फ्लोर, राउंड ऑफ वाले सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं। इंट मेन भी वैसे आ गया, और रिकॉर्डिंग में चेक कर रहा हूँ कि भाई पिछली बार मैंने आधे घंटे की रिकॉर्डिंग की, लेकिन वो सब वेस्ट चला गया क्योंकि मेरा रिकॉर्डर स्टार्ट ही नहीं हुआ था। यहाँ सबसे पहले आके मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लिया OPT के नाम से, जो कि मतलब आप पर के आगे होंगे, ये बेसिक तरीन स्टेप हो, मतलब जिसको कुछ भी ना आता हो ना वो ये लिख लेता है और पेपर के अंदर पास हो जाता है। प्रिंट एफ लगाएंगे और उसके अंदर सिंपल लिखेंगे प्रेस 1 फॉर प्लस, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, सारा प्रिंट एफ लगाना है कमांड जो आपको पता है, और एंड पे सेमीकोलन का साइन लगाना है। और उसके बाद स्कैनफ लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं इस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा, भाई अब इसके बाद तेरा कोई भी डाटा आएगा तो तूने इसके अंदर स्टोर करना है। उसके बाद मैं 2 नंबर की एक स्टेटमेंट लगाऊंगा कि प्रिंट एफ करो कि एंटर फर्स्ट नंबर, और सेमीकोलन का साइन लगाऊंगा जो कि मैं एक्स कर देता हूँ और उसको मैं इंट के साथ डिक्लेयर करवाता हूँ। फिर इसको स्कैनफ के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, फिर मैं कहूँगा इंटर सेकंड नंबर, फिर स्कैनफ के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवाऊँगा। ये सारा का सारा प्रोग्राम पीछे तक अभी तक हम सारा रिवाइज़ कर चुके हैं, मतलब इसमें कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको ना आती हो। लेकिन अब नई चीज़ क्या है, वो है स्विच। स्विच क्या करता है बेसिकली, बाय वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट्स। अब इफ एल्स इफ के अंदर क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम होता है काफ़ी ज़्यादा किस्म का ना कम्प्लेक्स हो जाता है, जब हमारे पास कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हों, और जब कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हो तो हमें बार बार इफ़ के अंदर इफ़ लगानी पड़ती है और नेस्टेड इफ़ का एक कम्प्लेक्स सेटिंग सिस्टम को तैयार करना पड़ता है। लेकिन स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच के अंदर इफ एल्स का ऑपोजिट होता है। इफ एल्स इफ के अंदर हम कंडीशन को एक्सप्रेशन के तौर पे लगाते हैं, जबकि हम स्विच के अंदर केस की सूरत के अंदर कंडीशंस को रन करते हैं कि अगर केस 1 हुआ तो ये कमांड चला दो, केस 2 हुआ तो ये कमांड चला दो, केस 3 हुआ तो ये चला दो, केस 4 हुआ तो वो चला दो। ऊपर जो भी हम इनपुट लेंगे ओपीटी के अंदर, वो वाला नीचे आके केसेस के नंबर से मैच करेगा और जहाँ वो सच हो गया वो चला देगा। स्विच का सेंटेंस क्या कि स्विच लिखना है, उसके अंदर वो वाला एक्सप्रेशन लिखना है जहाँ के आप फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं, और वो फंक्शन है ओपीटी, मतलब ओपीटी के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हम उसके बाद स्विच का स्टेटमेंट रन करना चाहते हैं। सबसे पहले आके केस, केस क्या आपने सबसे पहले वो वाला कंडीशन लिखनी है जो कि रन हो तो आप कौन सा स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ ना प्रेस 1 फॉर प्लस, अगर एडिशन वाला आएगा तो मैं प्रेस केस 1 लगा लूँगा, अगर उसने प्रेस 1 किया तो केस 1 के ऊपर आके वो देखेगा कि 1 के साथ वैल्यू मैच हो रही है तो उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को रन कर देगा। या मैं एक प्रिंटफ लगा देता हूँ सम वाली, सम इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा एक्स प्लस वाई, उसको सेमी कोलन से बंद कर देता हूँ। अब ये ब्रेक यहाँ क्यों लगाया हुआ है, अगर मैं ये ब्रेक यहाँ से ओमिट कर दूँगा तो ये जो कंपाइलर होगा उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने कहाँ प्रोग्राम को एंड करना है, तो वो केस 1 के बाद केस 2 की वैल्यू को भी एक्सिक्यूट कर देगा। डजेंट मैटर कि वो कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, वो रन कर देगा। याद रखिएगा केस के आके हमेशा कोलन का लगता है और ब्रेक के आके हमेशा सेमी कोलन का साइन लगता है। यहाँ केस 2 आ गया और केस 2 के अंदर देखिए ऊपर जो हमने लिखा हुआ है प्रेस 2 फॉर माइनस, अगर यूज़र 2 प्रेस करेगा तो कंपाइलर आएगा केस 2 के ऊपर क्योंकि 2 के साथ वैल्यू क्या हो रही है मैच, और यहाँ आकर प्रिंटफ के अंदर सब्ट्रैक्शन कर देगा। फिर नीचे ब्रेक लगेगी और मैं आके केस 3 पे, केस 3 पे मैं लिखता हूँ प्रिंटफ, और प्रिंटफ यहाँ चला दूँगा अगर यूज़र ने 3 प्रेस किया तो यहाँ हमने परफॉर्म करनी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स इंटू वाई, और इसको हम बंद कर देंगे सेमी कोलन के साथ, और फिर नीचे लगा देंगे ब्रेक। ब्रेक का फिर काम समझा रहा हूँ कि ब्रेक क्या करती है, कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट से रोकती है। अगर हम ब्रेक यहाँ ओमिट कर देंगे तो वो सारा
कोई एक्सिक्यूट करेगी, डजेंट मैटर कि वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। फिर केस नंबर 4 आ गया और केस नंबर 4 पे मैं एक और प्रिंटफ लगाता हूँ और प्रिंटफ के अंदर मैं ये लगाता हूँ कि डिवीजन जो है वो इक्वल होगी परसेंटेज डी के, और कोमा लगा दूंगा मैं x डिवाइडेड बाय वाई और इसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा और यहाँ भी ब्रेक लगा दूंगा। चूँकि हमने ये प्रोग्राम 5 के लिए बनाया हुआ, मॉडुलस भी ऐड है, तो यहाँ केस 5 भी आ जाएगा। केस 5 के अंदर भी ऊपर वाला ये स्टेप करना है। सिंपल आपने प्रिंटफ की कमांड चलानी है और वहाँ नीचे उसी प्रिंटफ के अंदर ही मैं उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई अलग से वेरिएबल नहीं बना रहा। उसको भी सेमीकोलन के साथ बंद कर दूंगा, मैं आके ब्रेक लगा दूंगा। और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट क्या होती है, अगर तो कंडीशन अगर यूज़र इन पांचों में से कोई भी मतलब वैल्यू पुट ना करे, 5 1 2 3 4 5 में से कोई भी ना पुट करे, 7 कर दे 8 कर दे, तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाली है ना ये रन हो जाती है। बेसिकली इफ़ के अंदर जो एल्स होता है ना, एल्स आखिरी वाला एल्स, वो यहाँ डिफ़ॉल्ट का काम करेगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगी, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। और आके भी गेट सी एच लगा कर इसको क्लोज कर दिया। अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दें तो ये क्या करेगा, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 सब की वैल्यूज़ को एक साथ ही प्रिंट कर देगा विदाउट कंसीडरिंग द कंडीशन। इसलिए ब्रेक लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब करते हैं इस प्रोग्राम को डिबग, और डिबग करने के लिए ऊपर जो ऑप्शन होता है डिबग की ऑप्शन, और इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। और देखो कोई एरर नहीं, रिकॉर्डिंग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। डिबग कर दिया और टर्मिनल के ऊपर सारी आउटपुट आएगी। फिर मैं इस कोड को रन करता हूँ। रन करने के लिए सिंपल तीसरी ऑप्शन रन सी प्लस फाइल डिबग करने पे इसका कोई एरर नहीं होता, कभी कभी आपको ही शो होता है। और रन करके देखते हैं, वैल्यूज डाल के देखते हैं कि वाकई केस 1 केस 2 वाला काम सही काम करता है। तो मैं यहाँ वैल्यू ऐड करता हूँ 5, पहला नंबर 5 ऐड करता हूँ, दूसरा 5 और आंसर आ जाता है 0। 5 को डिवाइड करें 5 के साथ तो जो रिमाइंडर आता है वो 0 होता है। तो बार एक बार फिर मैं इस कोड को चलाता हूँ, डिबग एनीफे पे क्लिक करता हूँ और इस बार मैं इसको एक ऐसी वैल्यू दूँगा कि मुझे एक मैथ एरर बना कर दे। तो मैं लिखता हूँ 4 नंबर 5 लिखता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ 0 पे। तो देखा आपने मेरे सामने आ गया एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड अरिथमेटिक एरर। ये इसलिए है क्योंकि हमने नंबर को 0 से डिवाइड करना चाहा और मैथ के अंदर नंबर 0 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब यहाँ अगर जो इफ हमें दोबारा यूज़ करनी पड़ेगी, हम केस 4 के अंदर आएंगे और यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर जो y है इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो लंबा साइन होता है, साइन का नाम नहीं याद मुझे, इसको हम कहते हैं नॉट का साइन, y इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर एक स्टेटमेंट रन कर दो और स्टेटमेंट में रन क्या करना है, प्रिंट एफ की कमांड, ठीक है। उसके नीचे हम एक और एल्स का लगाएंगे कि अगर तो y इक्वल हो गया 0 के तो हमारी कंडीशन भी चलनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ नीचे एल्स का लगाएंगे और यहाँ एक प्रिंट एफ एंटर कर देंगे कि एंटर करो एक वैलिड नंबर को। इससे हमारा ये प्रोग्राम सारा के सारा मुकम्मल हो जाएगा। ये सेम स्टेप हम फिर मॉडुलस वाले फंक्शन के लिए भी कैरी आउट करेंगे और इस तरह हमारा ये जो स्विच का एक प्रोग्राम था सक्सेसफुली बन चुका है। इसको सिंपली अब मैं डिबग करता हूँ और डिबग करने के बाद अब देखते हैं कि अगर हम इसको डिनोमिनेटर के अंदर 0 की वैल्यू देते हैं तो अब ये कोई एरर शो करवाता है, ये जो स्टेटमेंट हमने की वही शो करवाता है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर 4 टाइप कर लेता हूँ, पहला नंबर देता हूँ 4 डिवाइड 0 से करता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान देती है एंटर अ वैलिड वैल्यू। इस तरह एक फुल फ्लैश आपका कैलकुलेटर तैयार हो चुका है स्विच के अंदर। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। नेस्टेड इफ़ क्या होता है? नेस्टेड इफ़ होता है अगर हम एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। ये काफ़ी किस्म का एक कम्प्लेक्स तरीन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर यूज़र को काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है, चीज़ों को याद रखना पड़ता है। एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ यूज़ करना, फिर इसके अंदर एक और इफ़ यूज़ करना, ये आपके प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा लंबा कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हों अप्लाई करने के लिए, जैसे कि यहाँ मुझे एज भी चेक करनी है, मुझे जेंडर के अंदर मेल भी चेक करना है, फीमेल भी चेक करना है, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो मैं यहाँ ईज़िली तौर पर इफ़ एल्स इफ़ के साथ चूज़ कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैंने एज का इनपुट मांगा और इसको एंड और एज के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर मैंने कहा कि एंटर करो 0 फॉर मेल और 1 प्रेस करो फीमेल के तौर के ऊपर, और यहाँ जेंडर स्कैन एफ के अंदर स्टोर है। और अब नीचे में बस काफ़ी ज़्यादा कंडीशन थी कि अगर एज जो है वो 0 से कम है तो मैंने लिखना है नॉट बॉर्न, लेकिन अगर एज जो है वो 0 से बड़ी है और 1 साल से छोटी है तो मैंने इन्फरेंट को प्रिंट करवाना है। इसी तरह अगर एज जो है वो ग्रेटर दैन है 1 के और स्मॉलर है 5 की या 5 से इक्वल है तो इस कंडीशन के अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाना है,
वो है टूलडर का। यहाँ तक तो ये सिंपल तरीन स्टेटमेंट जो कि हम पिछले प्रोग्राम के अंदर भी पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब अगले वाले में क्या था, अब अगले में ये था कि अगर जो एज है वो 5 से ग्रेटर हो या इक्वल हो और उसके साथ साथ 12 के स्मॉलर हो या इक्वल हो, तो अगर तो यूज़र ने इस एज के दौरान जेंडर में अगर 0 डाला होगा तो आपने बॉय लिखना है, और अगर जेंडर वाले हिस्से में 1 डाला होगा तो आपने गर्ल लिखना है। और अगर 1 या 0 में से कुछ भी नहीं डाला होगा तो आपने एक एरर देना है, और उस एरर का नाम होगा एंटर द राइट नंबर फॉर द जेंडर, जो कि मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो मैं आपको एक इफ एल्स इफ के अंदर एक कंडीशन को पूरा लिख के दिखाता हूँ कि ये कंडीशन कैसे बनेगी। इफ एल्स इफ की क्या कंडीशन थी कि अगर तो एज 5 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, एंड का एक ऑपरेटर लगा हुआ। एंड कैसे होता है, डबल एंड वाले साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए। अगर तो यूज़र ने वो इनपुट किया 1 तो मुझे वहाँ उसकी जगह गर्ल शो करवाना है, और अगर यूज़र ने 0 पुट किया तो मुझे उसकी जगह बॉय लगाना है। तो मैं इस एल्स इफ के अंदर इसकी ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा, और मैं वहाँ टाइप करूँगा कि जो जेंडर है, क्योंकि ऊपर जेंडर हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है, इस इक्वल टू 1। ये वाला जो इक्वल का साइन होता है दोनों साइड को कंपेयर करता है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इस एज के अंदर जो जेंडर दिया हुआ है वो बॉय का, तो मैं जेंडर के नीचे ब्रैकेट लगाऊंगा, प्रिंटफ के अंदर लिख दूंगा बॉय। इस तरह इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी एल्स इफ की। एल्स इफ में भी एक कंडीशन लगती है, और एल्स इफ के अंदर मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा कि अगर जेंडर जो है वो 1 के इक्वल है, फिर मैं उसके प्रिंटफ में आऊँगा और वहाँ मैं टाइप करूँगा गर्ल। अगर ये दोनों कंडीशन ना ट्रू हुई तो मैं एक और कंडीशन नहीं लगाऊंगा, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाऊंगा, जैसे स्विच के अंदर जिसका नाम डिफ़ॉल्ट होता है, इफ़ एल्स इफ के अंदर उसका नाम एल्स होता है। उसके अंदर मैं एक प्रिंट को स्टेटमेंट कर दूँ कि एंटर अ वैलिड नंबर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एल्स के साथ कोई भी कंडीशन नहीं लगती, एल्स सिर्फ खाली आता है, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को रन करवा सकते हैं, जैसे प्रिंटफ वगैरह। अब मैं इसे डीबग करता हूँ, और डीबग करके अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इसमें एरर नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका है। आप दूसरे तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर नहीं आता सही। तो यहाँ ऑप्शन आ चुकी है, मुझे आउटपुट आ चुकी है एंटर योर एज की। यहाँ मैं आकर एज पुट कर देता हूँ, सम फॉर एग्जाम्पल 5। फिर इसने कि जेंडर एंटर करो, मैं जेंडर फीमेल ऐड कर देता हूँ यहाँ, तो मैं यहाँ 1 ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद आ गया जेंटल वूमेन। अच्छा, ऊपर एज 45 ऐड किया मैंने, सॉरी 5 नहीं थी 45 थी। और अगर हम इस कंडीशन के अंदर आगे देखेंगे 20 से लेकर 60 साल की जो एज के दरमियान वाले लोग हैं, उनके जो लड़का हुआ तो वो जेंटलमैन होगा, अगर वो लड़की होगी तो वो जेंटल वूमेन। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले ऊपर जो बेसिक है वो सारा काम वैसे ही मैं बार रिपीट नहीं करना चाहता। अब टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, असल में टर्नरी ऑपरेटर होता है इफ एल्स की जगह उसका एक कह सकते हैं रेसिप्रोकल है, मतलब उस जैसे ही काम करता है लेकिन उससे कम स्पेस में करता है, लेकिन उससे कम लिमिटेड फॉर्म के अंदर करता है। इफ एल्स के अंदर हम कंडीशन को, अपने स्टेटमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके लिख सकते हैं, लेकिन टर्नरी के अंदर क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, एक कंडीशन लिखनी होती है। एक कंडीशन लिखनी है, अगर वो सच होगी तो एक स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स हुई तो अगली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और ये सिंपल कोड होता है एक लाइन के अंदर अंदर। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें कंडीशन लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन डालते हैं कंडीशन के बाद, फिर कंडीशन के आगे ब्रैकेट लगाते हैं और एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, और उसके अंदर प्रिंट एफ का भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम उसके आगे कोलन का साइन लगाते हैं, और आखिर में हम वो वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि उसके फॉल्स होने पर आएगा। मैं इसका नीचे फॉर्मूला गिवन कर दूंगा। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। मैं आपको सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर की सिंपल सी एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। या मैंने एक इंट के अंदर एक वैल्यू को डिक्लेयर करवा लिया और इनिशियलाइज़ के साथ करवा लिया। इनिशियलाइज़ का मतलब उसको वैल्यू गिवन कर देना, और नीचे मैंने सेम उसके स्टेटमेंट के हिसाब से पहले एक ब्रैकेट लगाई और अंदर कंडीशन लिखी कि ए जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 के। इक्वल का साइन डाल देता हूँ मैं साथ, और बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दी, ये मेरी कंडीशन मुकम्मल हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इससे अगली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है रन हो जाएगी, और मैं वहाँ लगा देता हूँ प्रिंट एफ, और डबल कोलन के अंदर लिख देता हूँ ऑड नंबर, और यहाँ कोलन का साइन डाल रहा हूँ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोलन का साइन आएगा ट्रू वाली के बाद, फिर मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, और यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर डबल कोलन लगा के मैं लिख देता हूँ इट इज़ अ इवन नंबर। इवन नंबर लगाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और एंड पे लगा देता हूँ सेमीकोलन, जो कि हम पिछली प्रिंट एफ के ऊपर भी यूज़ करते हैं। और आखिर में मैं गेट स्केच का एक फंक्शन को लगा देता हूँ।
और इसके बाद मैं इसको डिबग करता हूँ और आप देखना इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी कि पहले वो कंडीशन को ट्रू करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो वो ऑड नंबर प्रिंट करेगा, और अगर वो फॉल्स हुई तो वो इवन नंबर को प्रिंट कर देगा। इसको डिबग कर दिया, देखते हैं क्या आउटपुट आती है, और आउटपुट आई है ऑड नंबर। आपने देखा कि ऊपर कंडीशन थी ए इक्वल टू 5, और जब उसने कंडीशन देखी कि कंडीशन 2 हुआ तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाली ही चल गई। अगर मैं इसको इफ़ एल्स के अंदर लिखता तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ता कि इफ़ ब्रैकेट डालनी पड़ती ए इज़ ग्रेटर दैन 5। अब आपको फ़र्क आ जाएगा क्यों हमने टर्नरी को यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू इफ एल्स। पहली लाइन गई, फिर दूसरी गई, फिर प्रिंटफ लिख रहा हूँ, फिर मैंने एक ब्रैकेट लिखाई, कितना ज़्यादा अनोइंग और लेंथी काम है। इसके नीचे फिर मैं एक एल्स लगाऊंगा, एल्स के अंदर मैं एक और लिखाऊंगा इवन नंबर। अगर कंडीशन कोई और आ जाती कि या 0 हो या 1 हो, फिर मुझे एल्स इफ लगाना पड़ता। तो ये एल्स इफ़ का जो कंडीशन का जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम होता है, कम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए हम टर्नरी को यूज़ करते हैं और ये इसका एक एडवांटेज भी है। लेकिन टर्नरी उस लेवल के कम्प्लेक्स प्रोग्राम को होल्ड नहीं कर सकता जो इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए हम बना सकते हैं। अब हम इस टर्नरी ऑपरेटर के साथ एक कैलकुलेटर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लिया ऑपरेटर के नाम से, फिर मैं एक प्रिंटफ चला दूंगा जिसके अंदर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, फिर मैं एक स्कैनफ चलाऊँगा, फिर मैं पहली वैल्यू मांगूंगा, फिर मैं सेकंड वैल्यू मांगूंगा। ये सारा काम आप बार दे चुके हो, ना आप देखना चाहते हैं ना मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पॉज कर रहा हूँ। यहाँ तक का जो काम था वो हम पहले सारा कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ होने वाला है डिफरेंट काम। अब इस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी ऐसा होता है, नेस्टेड टर्नरी इसको कहते हैं, मतलब एक टर्नरी ऑपरेटर के साथ दूसरा टर्नरी ऑपरेटर लगाना। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग को, अगर आप प्रोग्रामिंग जो करते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को चकराव कर भी रख सकता है। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या रन करेंगे, जो ए है वो इक्वल होना चाहिए 1 की। अगर तो ए 1 के इक्वल है तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, कंडीशन क्लोज। और अगर ये ट्रू हुई तो पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, और उस स्टेटमेंट में क्या लिखता हूँ, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ ओके अलग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाता, मैं डायरेक्ट उसके अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कॉमा डाल के x+5। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट को ऊपर आएगा, देखेगा कि सम प्रिंट करना है और आगे परसेंटेज डी दिया हुआ है, और जब परसेंटेज डी के अंदर वैल्यू किसकी आएगी, कॉमा के बाद जो मेरा एक एक्सप्रेशन लगा हुआ है x+5 का, उसकी वैल्यू आगे शो होगी, जो मुझे आउटपुट शो होगा वो हो जाएगा सम इज इक्वल टू कोई भी वो दो नंबर्स का जो कि मैंने यूज़र को दिया है। ये होगी मेरी पहली कंडीशन, और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसके आगे चलने वाली स्टेटमेंट। मगर क्या होगा कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई, अगर यूज़र ने 1 ना दिया, यूज़र ने 2 दिया, तो फिर क्या होगा, आप देखते हैं कि उसका क्या है, वो 2 वाली कंडीशन इसके आगे ही रन होगी। इसका मतलब ये है कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो पहले कंडीशन लगी, अगर वो सच होगी तो पहली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स हुई तो दूसरी वाली के अंदर मूव कर जाएगा। और दूसरी वाली के अंदर जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोबारा एक टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ। इसको कहते हैं नेस्टेड टर्नरी। एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरे टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करना इस कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। वो टर्नरी ऑपरेटर मैंने अलहदा से यूज़ नहीं किया, जबकि मैंने पहले वाले की जगह ही लगाया है। और पहले वाले की कौन सी जगह पे लगाया, फॉल्स वाले के अंदर। और यहाँ मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ कि अगर जो ए है वो 2 के इक्वल होना चाहिए, और उसके आगे एक वो चला देता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ गलती से ब्रैकेट डल गई, और प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, और कॉमा के बाद वही सेम मैं दोनों वेरिएबल को आपस में माइनस कर दूँगा, x माइनस वाई, और यहाँ भी कोलन का साइन आ जाएगा, कोलन डॉट को कहते हैं। अब अगर ये कंडीशन 2 होगी तो ये वाली रन हो जाएगी, ठीक है। एक टर्नरी के अंदर मैंने दूसरी टर्नरी को लगा दिया, पहले मैंने ए इक्वल टू 1 वाला लगाया, अगर वो सच होगी तो प्रिंट एफ वाली यूज़ हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स हुई तो ये अगले वाला रन हो जाएगा, और अगले में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 3। और अगर दूसरी भी कंडीशन 2 साबित ना हुई तो हम तीसरी की तरफ मूव हो जाएगी, और तीसरी के अंदर लिखेंगे इक्वल टू 3। सॉरी, पहले मैंने 3 बोल दिया था, वहाँ 2 आना था, और यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन, और क्वेश्चन मार्क के साइन के आगे वो वाली स्टेटमेंट जो अगर ये ट्रू हुई तो वो रन हो जाएगी। प्रिंट एफ लिखा, और यहाँ डबल कॉलन के अंदर मैंने लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज साइन डी, और आगे कॉमा के बाद मैं इस फंक्शन को अप्लाई कर दूँगा x इंटू वाई। इस तरह हमारे 3 स्टेटमेंट मुकम्मल हो चुकी कि अगर पहली दुरुस्त ना हुई तो दूसरी पे आ जाएगा, दूसरी ना सही हुई तो तीसरी के अंदर। हमने एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा लगाया, दूसरे के अंदर तीसरा लगाया, और अब लास्ट वाले के अंदर जाते हैं, और यहाँ मैं लगाता हूँ कि अगर ए इक्वल हुआ 4 के, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ एक मसला आ सकता है, अब यहाँ तो यूज़र हमें 0 भी तो पुट दे सकता है, 0 की वैल्यू भी दे सकता है वाई के अंदर।
तो अब यहाँ हम क्या इफ एल्स यूज़ करेंगे, लेकिन इफ एल्स यूज़ करना यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम फोर्थ वाली टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो ट्रू वाली स्टेटमेंट है, तो उसके अंदर हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर y जो है वो इतने इक्वल 0 के, पहले हमने एक कंडीशन लगाई कि e जो है वो 4 इक्वल होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर y 0 के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन रन कर दो जो मैं उसके आगे लिख रहा हूँ। और इस कंडीशन के अंदर मैं डिवीजन का जो स्टेप है उसको फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ डिवीजन को परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर y इक्वल हुआ 0 के, तो उसके लिए भी तो कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो हम फाइनली एक फोर्स वाली स्टेटमेंट लगा देंगे जहाँ प्रोग्राम हो रहा है एंड, और वहाँ लिख दूंगा मैं एंटर अ वैलिड नंबर। और याद रखिएगा कि लास्ट वाली स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से ही बंद होगी। लेकिन कुछ प्रोग्राम के अंदर वो सेमीकोलन के साथ एरर देता है, तो वहाँ आप कोलन ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये इतना लंबा प्रोग्राम एक लिखा है, तो यह अगर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो वो मुझे एरर जनरेट करेगा। अगर एक ही वैल्यू 1 के इक्वल हुई तो ये कंडीशन को ट्रू है तो हुआ, तो ये वाली printf को यूज़ कर देगा। लेकिन अगर ये 1 के इक्वल ना हुआ तो वो फॉल्स वाली पे जाएगा, और फॉल्स वाली के अंदर जाकर उसको एक और कंडीशन मिल जाएगी जहाँ कह रहा है कि आप चेक करो कि ए 2 के इक्वल है। अगर तो ए 2 के इक्वल उसको मिल गया तो आगे वो सब्ट्रैक्शन कर देगा। लेकिन अगर ऐसा भी ना हुआ तो वो फॉल्स वाली के अंदर जाएगा और कहेगा कि भाई जान अब ए 3 इक्वल है। अगर ए 3 के इक्वल हुआ तो एक और कंडीशन रन हो जाएगी, और लास्ट के ऊपर वो डिवीजन वाले के पास आएगा और कहेगा भाई जान प्लीज़ आप ट्रू हो जाओ। वो कहेगा अच्छा ट्रू हो तो आओ पहले एक और स्टेटमेंट रन करो कि वाई 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर वाई 0 के इक्वल नहीं है तो मैं डिवीजन परफॉर्म करता हूँ, अगर है तो ये स्टेटमेंट पकड़ो। यहाँ एक एरर आ गया कि ऊपर ओपीटी किया हुआ, नीचे मैंने ए किया हुआ, तो इसको चेंज कर देता हूँ और फिर डिबग करता हूँ। तो यहाँ डिबग करता हूँ और मेरे पास आउटपुट हो चुकी है, और यहाँ कह रहा है कि एंटर करो। तो मैं 1 कर देता हूँ, पहला नंबर ऐड करता हूँ 55, दूसरा 55 और आंसर 110 आ चुका। सक्सेसफुली हमारा टर्नरी ऑपरेटर चल चुका है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक 23 मिनट की वीडियो आपके सामने लाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और नीचे टाइम भी चेक कर सकते हैं। ये सुबह 6:30 बजे की रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको एक बार दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कोई अब डिवीजन वाला का क्या चक्कर है। तो मैं 4 दबा के डिवीजन की तरफ काम करता हूँ। पहला नंबर मैं देता हूँ 55, दूसरा मैं 0 देता हूँ और उसमें कहते हैं एंटर अ वैलिड नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तीसरे लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।